तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शुरू करिए। आज का हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था वो एटम को बेसिक लेवल पर डाल्टन के हिसाब से हम लोगों ने पहले एटम को समझा, क्योंकि डाल्टन ने एटम को इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद डाल्टन से लेकर के अभी तक की केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कह लीजिए कि एटम किस फॉर्म में जाना जाता है, हमने उसका एक ब्रीफ आइडिया लिया कि एटम के बहुत सारे मॉडल्स आए। कोई भी मॉडल एग्जैक्टली उनमें से परफेक्ट नहीं था, लेकिन हर मॉडल की कुछ ना कुछ खास चीजें हैं। और हमने पिछले क्लास में आपको यही बात बड़े अच्छे तरीके से बताया। हर मॉडल में कुछ ना कुछ खास बातें, चाहे वो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्यों ना हो, भले उस मॉडल का एक ड्रॉबैक क्यों ना हो कि इलेक्ट्रॉन उसमें स्टैटिक था, रुका हुआ बताया जा रहा था, लेकिन उस मॉडल की भी एक खासियत थी, एटम की न्यूट्रलिटी को सबसे पहली बार समझाया गया। न्यूट्रलिटी कि एटम वाकई उदासीन है चार्ज के मामले में, आवेश के मामले में। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंबेडेड है। कैसे? तो एक स्फेयर, पॉजिटिव चार्ज के स्फेयर में नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। हर मॉडल की कुछ ना कुछ खास चीजें थी। वो पहला मॉडल था जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीजों की बात एटम में हुई थी। रदरफोर्ड का मॉडल भले ही इलेक्ट्रॉन उसमें रैंडम मोशन में दिखाया गया हो, लेकिन बहुत सारे उस मॉडल में खास बातें थी। इलेक्ट्रॉन को पहली बार बताया गया कि बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। पहली बार न्यूक्लियस नाम का कोई चीज दिया गया। भले ही उनको न्यूट्रॉन नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये तो जरूर बताया कि सारे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, केंद्रित है सेंटर पर। जिस सेंटर को, केंद्र को आप न्यूक्लियस बोलते हैं, और जिसका वॉल्यूम बहुत ही छोटा है, लेकिन एटम का करीब करीब सारा मास उसी न्यूक्लियस के अंदर निहित है, कंसंट्रेटेड है, समाहित है। ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहलाया। बोर साहब का मॉडल, भले ही उसमें भी बहुत सारी कमियां और खामियां हो, आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट उस मॉडल की भी एक बहुत खास बात रही, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल देता है। और हमने आपको यह बोला कि अगर कभी भी आपसे बोर मॉडल का बिगेस्ट मेरिट पूछे तो आप बोलेंगे सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ये अभी नहीं, ये आगे चल करके आप जब बोर मॉडल पढ़ेंगे तो वहां सीख लेंगे। लेकिन फिलहाल यह ध्यान रखना है कि एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है। बाकी बोर साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स पाथ पर रिवॉल्व करता है, घूमता है, जिसको आगे के मॉडल क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट या मॉडल ने नकार दिया कि ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन स्पेस में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में डीलोकलाइज होता है, वो एक तरीके से खो जाता है, और वो किसी रास्ते को फॉलो नहीं करता है, किसी पाथ को फॉलो नहीं करता। वो न्यूक्लियस के चारों ओर डिलोकलाइज होता है, खोते रहता है। लेकिन एक निश्चित एरिया में उसको ढूंढने जाएंगे तो उसके पाए जाने की संभावना, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, 90 to 95% तक होती है। वो जो निश्चित एरिया जिसमें वो 100 में 90 से 95 बार मिल जाएगा, उस एरिया को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस नाम से जानता है? ऑर्बिटल के नाम से। नहीं तो हर मॉडल की कुछ ना कुछ खास बातें। हमने ये भी आपसे बताया कि यहीं पे मॉडल नहीं रुकता, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के आगे भी मॉडल जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में वो पढ़ना नहीं होता है। तो हर मॉडल में कुछ ना कुछ खास चीजें थी। डाल्टन साहब ने बोला कि एटम नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। हमने ये भी सीखा कि मॉडर्न केमिस्ट्री में एटम को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। कैसे बनता है? तो कोई एक एटम पर बम्बार्डमेंट कर लेते हैं दूसरे एटम का, या एक एटम पर बम्बार्डमेंट कर देते हैं किसी दूसरे पार्टिकल का, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, तो उससे नए नए एटम क्रिएट हो जाते हैं, एलिमेंट क्रिएट हो जाते हैं। हाँ, डिस्ट्रॉय करने वाली बातें सही है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, एक एटम दूसरे एटम के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर जाता, कन्वर्ट कर जाता, तब्दील हो जाता। बहुत सारा एटम अपना उम्र पूरा करने के बाद, एटम की उम्र को हम लोग हाफ लाइफ पीरियड से बताते हैं, हमने पीछे आपको बताया है। तो बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र, अपनी एज कंप्लीट करने के बाद वो दूसरे एटम में टूट जाते हैं। इसको हाफ लाइफ पीरियड से आप एस्टिमेट करते हैं, इस उम्र को, लाइफ को। और ये हाफ लाइफ पीरियड किसी का मिनट में होता है, किसी का सेकंड में होता है, किसी का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड।
सेकंड का लाखवां करोड़वां भाग भी होता है, और किसी का घंटों होता है, किसी का सालों होता है, और कोई ऐसा भी एटम होता है जो कभी टूटता ही नहीं है, तो वो टूट के दूसरे एटम में कन्वर्ट होता है, जो कोई भी टूटता है। तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, दूसरे एटम में कन्वर्ट हुआ, कुछ एनर्जी रिलीज किया या कुछ एनर्जी ले लिया, तो ये सारी चीजें होती रहती है, ये सब बाद का मुद्दा है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक चीजों को डिस्कस करा। अब आज के क्लास में हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन में लाते हैं। आइए क्या देखिए, इस तरह से अगर अपन एटम को यहां पे ड्रॉ करें फिर से, ठीक है, पेज नंबर मैं यहां लगा दूं, पेज नंबर यहां हमने चलो 2 लगा दिया, ठीक है। आइए, तो एटम ये है हमारा, और अरे सॉरी, अब ये न्यूक्लियस है। तो हमने आपसे बोला कि ये रेडियस ऑफ एटम है। रेडियस ऑफ एटम जो परमाणु की त्रिज्या है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर में है, जिसको आप एंगस्ट्रॉम बोलते हो। आराम से, कोई भी एटम हो उसका साइज एंगस्ट्रॉम में ही होता है, ये बात ध्यान में रखिए। चाहे वो एटम छोटा हो, चाहे वो एटम बड़ा हो, चाहे वो एटम बहुत बड़ा हो, क्लियर है? उनका साइज हर वक्त किस में मेजर होगा? एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है? मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? यूनिट जैसे 10 टू द पावर -6 मीटर भी हो सकता है, माइक्रोमीटर, लेकिन 10 टू द पावर 3 मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर। लेकिन एटम ना बहुत उस लेवल का बड़ा है और ना ही न्यूक्लियस कितना छोटा है। एटम का जो डायमेंशन है, साइज है, वो 10 टू द पावर -10 मीटर, मतलब एंगस्ट्रॉम में ही डिफाइन होगा। क्लियर है? आप पिकोमीटर में भी बोल सकते हैं। हाँ, किसी ने पूछा एनी रीजन? देखिए, वैल्यू ही इसका रीजन है। हर एटम का जो साइज है, आप जब साइज को आप लिखेंगे तो साइज की वैल्यू जब आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए, एटम की स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, न्यूक्लियर फोर्स को इलेक्ट्रॉन पर मेंटेन करने के लिए जो एक ऑप्टिमम दूरी होती है, ऑप्टिमम बोलते हैं हम लोग किसको? मतलब बेरेबल, मतलब ऑप्टिमम डिस्टेंस नहीं समझते? जैसे आंख हमारा किसी चीज को देख सकता है, तो क्या बहुत ज्यादा दूर की चीजों को देख सकता है? नहीं। और क्या बहुत ज्यादा पास की चीजों को देख सकता है? नहीं। तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस चाहिए ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस से एक ऑप्टिमम डिस्टेंस चाहिए एटम कहलाने के लिए। अगर उससे वो डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, उस एटम का पार्ट नहीं होगा। तो बहुत सीधी सी बात है, जब आप बैल को किसी डंडे के, बैम्बू जो बांस होता है उसके अराउंड, अगर आपने कभी मूवी में देखा होगा या अपने घर में एक्सपीरियंस किया होगा, जो पैडी हम लोग फील्ड से काट के लाते हैं, धान वगैरह जो रखते हैं और उसके चारों तरफ बैल को चलाते हैं, तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होता है बैल के चलने का। अगर वो उससे बाहर उतर गया तो हम लोग उसको डंडा लगाते हैं कि बेटा चल ऊपर आ जा। तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का, डिलोकलाइज करने का, ताकि उस पर फोर्स बरकरार रहे, एक्सेलरेशन बरकरार रहे। अगर वो उससे ज्यादा गया तो एटम से फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और अगर फ्री हो गया तो फिर एटम का पार्ट रहा नहीं। तो बातें शायद आपको समझ में आई होंगी। तो छोटा एटम हो या बड़ा एटम, हर किसी एटम का डायमेंशन किस ऑर्डर में होगा बेटा? 10 टू द पावर -10 मीटर और एंगस्ट्रॉम। इसी को बोलते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज दिस? दिस इज एंगस्ट्रॉम। 10 टू द पावर -10 मीटर को जैसे मैं लिख के दिखाता हूं। लिथियम एक एटम है जिसके पास 2 सेल है। कितना सेल है? 2। और साइज देखिए 1.21 एंगस्ट्रॉम, आराम से। सोडियम एक एटम है जिसके पास 3 सेल है, 2, 8, 1, आपने 9, 10th में पढ़ा होगा। इसका साइज देखिए 1.57 एंगस्ट्रॉम। अच्छे से आते जाइए। कोई और एटम ले लेते हैं, लेड एक एटम लेते हैं जिसके पास 6 सेल है, 2, 8, 18, 32, 18, 4। देखिए 6 सेल है। इसके पास 2 सेल है, इसके पास 3 सेल है,
और इसके पास बेटा 6 सेल है, लेकिन तब भी इसका साइज देखिए तो 1.45 एंगस्ट्रॉम। आपने क्या देखा कि चाहे 2 सेल का एटम रहे या 3 सेल का एटम रहे या 6 सेल का एटम रहे, कोई भी एटम हो बड़ा या छोटा, हर किसी का साइज किस ऑर्डर में होगा, 10 टू द पावर -10 मीटर। अब आगे आ जाइए, उम्मीद है मेरी ये बात आपको अब समझ में आई होगी और ये याद रखना जरूरी है। अब इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है, ये हमने क्या बनाया यहां पे, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस का भी एक साइज है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये है 10 पर पावर -15 मीटर, आराम से 10 टू द पावर -15 मीटर। और दिस इज कॉल्ड फर्मी। क्या कहलाता है ये, फर्मी। ठीक है, 10 टू द पावर -15 एक एसआई प्रीफिक्स है जिसको हम लोग फेम्टो बोलते हैं, लेकिन डिस्टेंस में, दूरी में 10 टू द पावर -15 मीटर को फर्मी कहा जाता है। तो फर्मी जब भी आया तो डिस्टेंस के लिए आया, 10 टू द पावर -15 को हमने फर्मी नहीं बोला है, प्लीज सुनेंगे। जैसे 10 टू द पावर 3 को किलो बोलते हैं आप, तो किलो को अगर ग्राम में आपने लगाया तो किलोग्राम हुआ, किलो को अगर आपने मीटर में लगाया तो किलोमीटर हुआ, समझ रहे ना। तो वो एक एसआई प्रीफिक्स है। 10 टू द पावर -15 भी एक एसआई प्रीफिक्स है, लेकिन 10 टू द पावर -15 को फर्मी नहीं बोलते, उसको फेम्टो बोलते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा, मैंने बोला 10 टू द पावर -15 को फेम्टो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि 10 टू द पावर -15 अगर आपने मीटर लिखा और 10 टू द पावर -15 अगर आपने सेकंड लिखा, तो आप इसको बोलेंगे फेम्टोमीटर और इसको आप बोलेंगे फेम्टो सेकंड। आप समझ रहे हैं ना। अब हमने बोला फेम्टोमीटर को आप फर्मी बोल सकते हैं, क्लियर हो गया। लेकिन इसको फर्मी नहीं बोलना, लेकिन 10 टू द पावर -10 मीटर को ही एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, वो एसआई प्रीफिक्स नहीं है। मेरी बात समझ में आई तो सभी लोग यस बोले, जिनको नहीं आया वो बोले कि सर फिर से बताइए। मैंने बोला कि 10 टू द पावर -10 को एसआई प्रीफिक्स नहीं है, वो उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम नहीं बोलते हैं। 10 टू द पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं और 10 टू द पावर -15 को फेम्टो बोलते हैं, जबकि जब उसमें मीटर लगेगा तब उसको हम लोग फर्मी बोलते हैं। सभी लोग बताएं समझ में आई ये चीजें या नहीं। यस सर, यस सर, यस सर, गुड 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 गुड। देखिए, अगर आप हाँ ना बोलेंगे, आप अपने क्वेश्चन से रेज करेंगे, तो बाद में भी अगर कोई वीडियो इसको देखेगा तो उसके भी हो सकते हैं डाउट्स हैं, तो आपके डाउट से उनका डाउट हो सकता है कॉमन। अमन राज ने लिखा सर फिर से प्लीज, ठीक है फिर से बताता हूं, आराम से सुनो एकदम अच्छे से, जैसे आप आमने सामने क्लासरूम में पढ़ते हो उस तरीके से इंटरेक्ट कीजिए, एकदम कूल होके पढ़िए, कोई प्रेशर नहीं लेना, लेकिन क्लासरूम के तरह ही प्रेशर लेना कि इतनी ही देर में क्लास को खत्म करना। ये नहीं कि भाई 10 मिनट अभी देख लिया, 20 मिनट बाद में देख लिया, 15 मिनट बाद में देख लिया, ये नहीं करना, आराम से आइए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां पे अगले पेज में आपको समझा दे रहे हैं, एक बार अच्छे से देख लिया। हमने बोला जैसे एक होता है एसआई प्रीफिक्स, ठीक है, तो एसआई प्रीफिक्स जैसे 10 टू द पावर -6, दिस इज कॉल्ड माइक्रो। तो 10 टू द पावर -6 एक छोटा नंबर है, उसको हमने माइक्रो बोला। अब आप इसको बहुत सारे चीजों में लगा सकते हैं, जैसे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो आप 10 टू द पावर -6 मीटर जब लिखेंगे तो आप इसको बोलेंगे माइक्रो, मतलब म्यू, तो आप बोलेंगे और माइक्रोमीटर, क्या लिख दिया आपने, माइक्रोमीटर, म्यू एम। अगर आप इसको टाइम मेजर करने के लिए करेंगे तो 10 टू द पावर -6 सेकंड हो जाएगा और आप इसको बोल देंगे माइक्रो सेकंड। तो ये जिस चीज में जाएगा वो बनते चले जाएगा, मेरा ये कहने का मतलब है। ये प्रीफिक्स है, लेकिन 10 टू द पावर -10 कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसका कोई ये प्रीफिक्स नहीं है, ये प्रीफिक्स नहीं है। तो 10 टू द पावर -10 मीटर को ही हम लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, हमने ये बोला। तो 10 टू द पावर -10 अगर सेकंड हो जाए, मान लो कि अगर किसी ने लिखा 10 टू द पावर -10 सेकंड, तो आप इसको बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम सेकंड,
ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 10 कोई एसआई प्रीफिक्स नहीं है, जैसे 10 टू द पावर माइनस 6 एसआई प्रीफिक्स है। अब मेरी बातें क्लियर भी होंगी आप लोगों की। इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, मीटर के साथ ही, मतलब ये डिस्टेंस के लिए एंगस्ट्रॉम यूज हुआ। क्लियर हो गया अब? ठीक है जी, एग्जैक्ट। आइए तो वापस पिछले पेज पे आ रहा हूं। तो हमने बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 टू द पावर माइनस 15 फर्मी। अब एक बार फिर से वही बातें, चाहे कोई छोटा न्यूक्लियस हो या बड़ा न्यूक्लियस हो, छोटे एटम का न्यूक्लियस हो, बड़े एटम का न्यूक्लियस हो, बहुत बड़े एटम का न्यूक्लियस हो, सारे एटम के न्यूक्लियस का डायमेंशन अब फर्मी में ही मेजर होगा। क्लियर है? चाहे आप लिथियम का न्यूक्लियस ले तब भी ये 10 टू द पावर माइनस 15 के ऑर्डर में रहेगा। समझ रहे ना? चाहे आप लेड का न्यूक्लियस ले, पीबी का न्यूक्लियस, तब भी ये 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर में रहेगा। जैसे सब एंगस्ट्रॉम में ही रहा, उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस आया, वैसे ही थोड़े बहुत ही साइज में चेंजेस आएंगे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला होता है, रदरफोर्ड साहब ने दिया था। जब मॉडल डिस्कस किया जाएगा तो वहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा उन चीजों को, ठीक है? इसीलिए अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अभी एक सिंपल सी बातें मैं आपको समझा रहा था कि न्यूक्लियस का रेडियस 10 टू द पावर माइनस 15 के ऑर्डर में गया और एटम का रेडियस 10 टू द पावर माइनस 10 के ऑर्डर में गया, चाहे वो छोटा न्यूक्लियस हो चाहे वो छोटा एटम। अब आ गया, अगर मैं दोनों के वॉल्यूम का रेशियो लूं तो समझ में आएगा कि एटम के अंदर कितना छोटा है न्यूक्लियस। तो आ जाइए, मैं रेशियो लेता हूं इस तरह से, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ध्यान से, रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या? एटम का वॉल्यूम इज टू वॉल्यूम ऑफ, इज टू मतलब रेशियो हुआ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। देखिए इसको, तो वॉल्यूम स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब करते हैं आप, तो 4/3 पाई आर क्यूब एटम का और इसका, तो मतलब हो जाएगा 4/3 पाई कैंसिल, तो आर रेडियस ऑफ एटम का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। आप समझ पा रहे होंगे। अब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है का क्यूब डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर का क्यूब। समझ पा रहे होंगे। 10 टू द पावर माइनस 30 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 45 मीटर क्यूब। बहुत क्लियर है? तो ये रेशियो आ गया 10 टू द पावर 15:1 का। सही है? मतलब क्या आया दोस्त? इस तरह से कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो आया ये आया 10 पर पावर 15:1, 10 टू द पावर 15:1। मतलब न्यूक्लियस से एटम का आयतन वॉल्यूम 10 टू द पावर 15 टाइम्स बड़ा है। ये बहुत बड़ा हुआ। 10 टू द पावर 15 का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। एक फुटबॉल या क्रिकेट बॉल भी कह लीजिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और अर्थ के वॉल्यूम में करीब करीब इतना का ही डिफरेंस है। मतलब अर्थ के सेंटर पर एक फुटबॉल रख दो और अर्थ को इमेजिन करो, जो पृथ्वी का आयतन होगा, अर्थ की वॉल्यूम होगी, that would be approximately 10 to the power 15 times larger than the volume of that football, जिसको कि आपने which has been kept at the center of the earth। इतना का डिफरेंस है। मतलब अगर आप किसी कमरे में भी बैठे हुए हैं, उस कमरे को अगर आप एटम मान ले, तो उसके बीचों बीच सेंटर पर एक धूल का कण रखें जो आपको दिखता नहीं हो। मतलब उंगली से कोई डस्ट छू ले, फिर अच्छे से साफ कर ले कपड़े पर, फिर भी जो कोई डस्ट उसमें अटका पड़ा होगा, अगर वो डस्ट आप रख देंगे बीच में,
तो आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को एटम मान लें और उस डस्ट को बीचों बीच रख दें, धूल के कण को, उसको आप न्यूक्लियस मान लें, तब भी आपने न्यूक्लियस को काफी बड़ा मान लिया। तो सोचिए जरा, नेचर ने एटम बनाया, इस एटम को बनने में करोड़ों साल लगे। यूं ही ये एलिमेंट नहीं बना है, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा। 9th-10th में चीजों को समझाया जाता है, लेकिन हम लोग काफी हल्के में लेते हैं। ये जो आप एलिमेंट अब देख रहे हैं, जो एटम बन के तैयार हुआ, एलिमेंट मतलब एटम बन के तैयार हुआ, ये नेचर ने बनाया, और नेचर ने इसको बनाने में करोड़ों साल वक्त लिया। आपने बिग बैंग थियरी का नाम सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो आप एक बार गूगल करें। और क्या आप दिन भर इंस्टाग्राम के रील्स को देखते हैं, यूट्यूब के रील्स को देखते हैं? आप कभी बिग बैंग के बारे में पढ़े, व्हाट वाज बिग बैंग थ्योरी, सरल शब्दों में। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो उसको बोले हिंदी में, गूगल तो ट्रांसलेट करके दे देगा आपको। आपको समझ में आएगा कि यह अर्थ कैसे बना, इस अर्थ पर बनने वाला सबसे पहला एलिमेंट कौन था, यह आपको समझ में आएगा। हाइड्रोजन की उत्पत्ति कैसे हुई, यह करोड़ों साल लगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनने में, और इसको नेचर ने बनाया। जब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा था, जब एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी, पहले यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी थी, करोड़ों साल के बाद वो एनर्जी मास में जब कन्वर्ट हुआ तो एटम बना सबसे पहले। और वो जो एटम बना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये शुरुआत के समय में बने हुए एटम थे, उनको बनने में करोड़ों साल लगा। यही कारण है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी, उनकी उम्र भी इनफाइनाइट ईयर्स से, मतलब वो कभी टूटेंगे नहीं। कुछ भी हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। सोचिए नेचर ने कैसी चीजें अपने आप को एडजस्ट करके बनाया है। इंसानों ने भी एलिमेंट बनाया, नेचर ने भी हाइड्रोजन बनाया, ऑक्सीजन बनाया, ये शुरुआत के एलिमेंट है, हीलियम बना, बहुत सारे एलिमेंट्स नेचर ने भी बनाए, और इंसानों ने भी एलिमेंट्स बनाया। हमने आपको पढ़ाया है मैनमेड एलिमेंट्स, सिंथेटिक एलिमेंट्स, लेकिन इंसान के बनाए हुए कोई भी एलिमेंट स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है मतलब वो अनस्टेबल है, वो टूट जाते हैं, कुछ तो सेकंड के करोड़वें हिस्से में टूट जाते हैं, कुछ एकाध 2 दिन 4 दिन चलते हैं, कुछ एकाध 2-4 साल चल जाते हैं, या थोड़े ईयर्स और चल जा सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसानों ने ऐसा एलिमेंट नहीं बनाया जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वरदान लेके आया हो, अमरता का। अमरत्व आपने सुना होगा, कभी मरेंगे ही नहीं। कोई ऐसा एलिमेंट इंसान नहीं बना पाया। तो नेचर की दी हुई चीजों के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, दिस इज नॉट गुड। नेचर ने अपने आप को बनाने में बहुत वक्त लिया है। सोचिए, एक इतना बड़ा एटम, मतलब अर्थ को अगर एक एटम मान ले, उसके सेंटर पर न्यूक्लियस कितना छोटा है, तो क्रिकेट के बॉल इतना छोटा है, और सारा मास एटम का वहीं पर है, एटम का सारा मास वहीं पर है, समझिए। और वो कितना छोटा है, और सारा चार्ज भी वहीं पर है, प्रोटॉन, और आपस में रिपल्सन भी हो रहा है प्रोटॉन में। फिर भी आप कभी सोचते हैं इन चीजों को? कभी सोच के देखिए नेचर के इस करिश्मा को। ये मान लो कि आपका अगर एक सोडियम एटम 1123, ठीक से, ये मान लो अर्थ वाला है पार्ट, अर्थ एटम, मतलब समझ रहे हो ना, एटम है, अर्थ इतना बड़ा, अब बीच में वही क्रिकेट के बॉल, ठीक है, न्यूक्लियस। अब सोचो इस सोडियम 11 में इलेक्ट्रॉन कितना है लोग? 11। प्रोटॉन कितना है? 11। ठीक है, चलो इसको अर्थ ना लिख करके मैं एटम ही लिख देता हूं, ठीक है। अब तो आप समझ ही रहे हो, यहां पे न्यूक्लियस। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, और यहां प्रोटॉन प्रोटॉन भी रिपल्सन होगा। अब जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन फैल गया दूर दूर, समझ रहे हो मैंने क्या बोला? मैंने बोला
इलेक्ट्रॉन अपने रिपल्सन को कम करने के लिए फैल गया दूर दूर। कभी सोच के देखो ये कितना छोटा है इससे, ये 10⁻⁻, सोचो 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 सोचो, 10⁻⁻15 मीटर है और ये 10⁻⁻10 मीटर है। ये कितना बड़ा है इससे, और इतने छोटे वॉल्यूम में 11 प्रोटॉन है। अब सोचो, जबकि यहां भी रिपल्सन हो रहा होगा, ये हमने प्लस प्लस लिखा है सारा, जो आपको शायद नहीं दिख रहा। इसमें भी उतना ही रिपल्सन है जितना उसमें रिपल्सन है, क्योंकि दोनों में चार्ज बराबर है, तो दोनों में रिपल्सन है। लेकिन ये अपने रिपल्सन को कम करने के लिए इतना दूर में फैल गया। लेकिन नेचर ने क्या शानदार चीज बनाई है न्यूक्लियस, कि इसका उतने पास में और क्लोज रहते हुए भी क्रिकेट के बॉल में वो समाया हुआ है, और एक अर्थ इतना वॉल्यूम ले लिया, उतना पास रहते हुए भी वहां रिपल्सन को कोई ना कोई फैक्टर होगा जो खत्म कर दे रहा है, ताकि वो उतने छोटे वॉल्यूम में जाकर के एकोमोडेट कर गया, जिसको हम लोग बोलते हैं अट जाना, एडजस्ट कर जाना। समझ में आ रही है चीजें? तो कितनी बड़ी बात होगी वो, कि नेचर ने कैसे इस चीज को अपने आप में बनाया, क्रिएट किया। ठीक है, तो आप कभी गूगल करें और एकदम पढ़ें। आप अगर फाउंडेशन के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जस्ट अभी 11th में गए हैं, 11th की स्टूडेंट हैं, तो आपको बिग बैंग को पढ़ना चाहिए। बिग बैंग को पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक वेबसाइट नहीं 2-3 वेबसाइट से पढ़िए। उसका फायदा क्या होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा एनर्जी का, मास का, थोड़ा आइडिया आएगा अर्थ बना कैसे, आइडिया आएगा ये यूनिवर्स क्या है, आइडिया इन चीजों का आएगा कि सबसे पहले कौन सा एलिमेंट बना, आइडिया इन चीजों का आएगा कौन एलिमेंट कहां पर ज्यादा है, अर्थ पर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है, यूनिवर्स में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है, इन सब चीजों का आपको आइडिया आ जाएगा। तो बिग बैंग आप जरूर पढ़ें एक बार, थोड़ा बहुत जो है। और डिस्कवरी पे बड़ा आता है, अक्सर डिस्कवरी पे आता है, तो देखा करे। क्या दिन भर रील्स में यार अटके पड़े रहते हो, चला जा। तो हमने बोला कि इस तरह से आप लिखेंगे कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है ना। 10⁻15 टाइम्स बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में। कौन, एटम। तो आप इस चीज को पहले लिख दे, प्लस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन्स क्या होता है बेटा, नगण्य, न के बराबर, नेग्लिजिबल। रिलेटिव टू मीन्स की तुलना में, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो, अदरवाइज इट्स फाइन। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल रिलेटिव टू वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, एटम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। ठीक है सर, न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक साथ रहेगा। देखिए, अब ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, पहले ये भी तो समझना पड़ेगा। अभी तो समझ रहे हो प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन है, तो अगर आपने अभी ये देखा तो इसमें समझिए एक्चुअली इसके अंदर की जो कहानी है वो ये है कि जो दो प्रोटॉन में रिपल्सन हो रहा था ना, हो रहा था इन दोनों के बीच रिपल्सन, ये इसको रिपेल कर रहा था, ये इसको रिपेल कर रहा था। एफ आर मतलब एफ रिपल्सिव काम कर रहा था। अब इसके बीच में एग्जैक्टली कौन आ गया, न्यूट्रॉन। समझे? और न्यूट्रॉन है न्यूट्रल। आपने सुना है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके रिपल्सन को अब वो खत्म कर दे रहा है। कौन, न्यूट्रॉन, क्योंकि वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है और भारी सब्सटेंस है। तो प्रोटॉन के बीच के रिपल्सन को कम करता है एक्चुअली न्यूट्रॉन, इसीलिए उतने छोटे वॉल्यूम में वो सिमट के बैठा हुआ है। और भी बातें हैं, न्यूट्रॉन उतना ही नहीं और भी काम करता, आगे जस्ट आ रहा है मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे आइए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गई आपकी चीजें नाव्या, जो आपने पूछा?
हाँ पूछ लीजिए जो भी डाउट है। मैं आ रहा हूं डाउट पे, आपका जो डाउट आ रहा है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वाली चीजें आगे आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, अभी आ जाइए फिलहाल। तो ये मामला क्लियर हुआ। तो क्या हमने स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया, लिखा एटम। एटम में हमने आपको दिखाया कि भैया सेंटर पर जो है वो है न्यूक्लियस, और बाकी चारों तरफ फैला हुआ है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन काफी दूर है, इलेक्ट्रॉन जहां पर है वही एरिया है एटम का रेडियस, और जो एटम का रेडियस है वो है, चाहे एटम छोटा हो या बड़ा हो, एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है, चाहे आप किसी भी तरीके का एटम लें। और जो सेंटर पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसका रेडियस 10⁻⁻15 मीटर है, चाहे न्यूक्लियस हमारा छोटा हो या बड़ा हो। हाँ एक पॉइंट यहां पे और आप लिख सकते हैं, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट मतलब होना, रखना। न्यूक्लियस में क्या सब है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेनली। हमने पिछले क्लास में आपको बोला था ओनली नहीं, मेनली, याद कीजिए। हमने पिछले क्लास में आपको बोला था कि एटम की स्टेबिलिटी में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, ठीक है। एटम की स्टेबिलिटी में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल का योगदान है, और ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं। कुछ परमानेंटली रहते हैं और कुछ आते हैं, बनते हैं, टूट जाते हैं, दूसरे में कन्वर्ट कर जाते हैं, कोई एनर्जी में कन्वर्ट कर जाते हैं। याद करें मेरी बातों को, मैंने पिछले लेक्चर में इसको समझाया था, ठीक है। जैसे मेजॉन्स वगैरह होते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हमने जिक्र भी किया था। तो इसीलिए हमने बोला कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस में जो है वो क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें से मुख्य रूप से क्या क्या, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेनली, नॉट ओनली, क्लियर है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ अपन बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो एक डाउट क्लियर करें, कंफ्यूजन क्लियर करें। लोग ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली चीजों को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। हमने ये नहीं बोला, हमने बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे बेरॉन्स, मेजॉन्स, लेप्टॉन्स, बहुत तरह के पार्टिकल्स होते हैं, हो सकते हैं। तो उन सबको हम न्यूक्लियॉन्स नहीं बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स सिर्फ कलेक्टिवली किसको बोलते हैं, एक साथ, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। मेरी बातें क्लियर हुई, न्यूक्लियॉन या नहीं, प्लीज बताएं। एक डाउट है कि सर आपने लास्ट क्लास में बोर एटॉमिक मॉडल में बोला था कि बोर एटॉमिक मॉडल की खासियत है सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, अभी मैंने पीछे बोला है, शायद आपने सुना नहीं। हमने ये बोला है जस्ट पीछे बेटा कि बोर मॉडल का बिगेस्ट मेरिट, बहुत सारे मेरिट में से सबसे बड़ा मेरिट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन सक्सेसफुल देना। और ये चीजें आगे आप समझेंगे जब बोर मॉडल समझाया जाएगा, बस अभी वो फैक्ट याद रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अभी काफी आगे पढ़ना, गुड, यस सर, क्लियर, वेरी गुड। तो आ जाइए, मैं यहां पे उस चीज को लिख देता हूं, क्या, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली, कलेक्टिवली मतलब हुआ बेटा एक साथ, कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, एक साथ हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्लियर हो गया, सारे चीजों को न्यूक्लियॉन्स नहीं बोलते। फिर अगले पेज में हमने रेशियो ऑफ वॉल्यूम दिखाया एटम का, न्यूक्लियस का, और हमने कंक्लूड किया कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है रिलेटिव टू वॉल्यूम ऑफ एटम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक से आइए, यहाँ पे आप कोई पेज नंबर डालना चाहो तो डाल लो, प्रॉब्लम नहीं है। पेज नंबर 5। अब अपन डिस्कस करते हैं रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आराम से सीखिए। अपने पास अब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुआ, जिसको हम मोस्ट जनरल, मोस्ट कॉमन या सिंपलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। हमने क्लियर किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये तीनों सिंपलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनके रिलेटिव प्रॉपर्टीज, इनका एक तुलनात्मक अध्ययन, स्टडी अपन करना चाह रहे हैं। यहां पे हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन, यहां पे हमने लिखा प्रोटॉन, और आ जाइए यहां पे हम लिख रहे हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, ठीक से। सबसे पहला पॉइंट, इन तीनों के डिस्कवरी के बारे में कुछ बातें लिखी जाए। 1 नंबर, डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है अर्नस्ट रदरफोर्ड। अर्नस्ट रदरफोर्ड, ERNST बोलते हैं हम लोग, अर्नस्ट रदरफोर्ड। सॉरी जे थॉमसन, ये प्रोटॉन वाला लिख दिया, जे थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। आप 1886 बोल सकते हैं या 1896 के बीच में आप मान सकते हैं। तो चलो मैं लिख सकता हूं 1886 टू 1896। 96 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश के बारे में थॉमसन ने 96 में कंफर्म किया था। डिस्कवरी 76 में ही हो गई थी, लेकिन जर्नल्स या कह लीजिए एक्सेप्टेंस या बोलिए कि जो मोस्ट कॉमन चीजें चलती हैं वो बातें होती है 86 के बारे में। तो ज्यादातर चलता है 86। अगर आपको एक मानना हो तो वही मान ले, 96 भी बोलेंगे तो कोई बुरी बात नहीं। अब आइए, रदरफोर्ड जस्ट उन्हीं दिनों तुरंत हुआ, उन्होंने किया प्रोटॉन की डिस्कवरी। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक, द ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स चैडविक। काफी कम उम्र से फिजिक्स में इनके बहुत सारी चीजें डिस्कवरी या एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे कह सकते हो आने लगी थी 13 साल की उम्र से। चैडविक बहुत खतरनाक स्टूडेंट माने जाते थे। तो थॉमसन, जे थॉमसन ने जिस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, वो एक्सपेरिमेंट भी आपको याद होगा, 9th में आपने पढ़ा था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो परखनली वाला जो एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट यहां पे लिखता हूं मैं, एक्सपेरिमेंट क्या था, आराम से सुनेंगे। ये एक्सपेरिमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आपको पढ़ना होता है, 9th में भी पढ़ना था और अभी फिर से 11th 12th में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को आगे चल करके नोबेल प्राइज मिला है 1906 का, 1906 नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। शुरू से ही यह कन्वेंशन रहा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का सारा नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए थॉमसन को 1906 का नोबेल प्राइज मिला है। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज नहीं मिला है, लेकिन रदरफोर्ड को रेडियो एक्टिविटी के एरिया में काम करने के लिए जरूर नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए नहीं मिला है। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए चैडविक को मिला है 1935, 1935 नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे, साइंटिस्ट की अपनी कहानी है। हमने बोला कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए चैडविक को नोबेल प्राइज मिला, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज नहीं है। रदरफोर्ड को रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल प्राइज है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे चैडविक। तो एटम के 3
सबसे महत्वपूर्ण कण सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी गुरु और चेलों ने साथ मिलकर की। हैप्पी टीचर्स डे। थॉमसन के स्टूडेंट रहे रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के स्टूडेंट रहे चैडविक। आपने मोस्ले का भी नाम सुना होगा, मोस्ले भी इनके स्टूडेंट रहे हैं रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने, मतलब इनके स्टूडेंट्स के नाम 20-25 नोबेल प्राइज से ज्यादा है। किनके स्टूडेंट्स के नाम? रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स के नाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, आपने क्यूरी का नाम सुना होगा, ये सारे इनके स्टूडेंट्स हैं रदरफोर्ड के। तो थॉमसन के समय में साइंस उतना डेवलप नहीं था, लेकिन साइंस का तो डेवलपमेंट ही इलेक्ट्रॉन के आने के बाद हुआ। इलेक्ट्रॉन एक ऐसी यूनिक चीज ढूंढी गई जिसने अर्थ पर आपके लाइफ के मायनों को बदल दिया, आपकी लाइफ को इजी कर दिया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के कारण ही आज आप हमको सुन पा रहे हैं और मैं आपको सुना पा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के कारण ही आप हमें देख पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के कारण ही आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी सारी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक ऐसी चीज खोज की गई जिसके कारण फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को जबरदस्त फायदा हुआ। केमिस्ट्री को ऐसे फायदा हुआ, लोगों को पता चला केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। और जब एक बार इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ में आया तो लोगों ने एलिमेंट्स को रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए और ये कंपाउंड लाखों लाखों की संख्या में बनने लगे। जितने कंपाउंड्स बने, हाँ बायो को नहीं बायो वाले हमसे चिरे रहते हैं। जितने कंपाउंड बनते गए उतनी चीजें मतलब कह सकते हैं मटेरियल में वेरिएशन आते गया। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज, तो अब आप देखिए उसमें वैरायटी मिलेगी आपको। ये वैरायटी इसलिए होती है कि आप अलग अलग चीजें उसमें ऐड करते जाते हैं, तो कह सकते हैं कि उसका नेचर, सब्सटेंस का नेचर या उसका यूजेज अलग लेवल पे चला जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं जिसको, इसको ऐसे समझिए। बहुत छोटी सी बातें मैं करता हूं। आप वॉश बेसिन देखते हैं जिसमें हाथ धोते हैं, तो वॉश बेसिन आप जाइए और किसी हार्डवेयर शॉप पे या जहां पे सैनिटरी सामान मिलता है वहां पे जाकर के आप बोलिए वॉश बेसिन दिखाइए, कितने का भाई? तो 1000 का, 500 का, 2000 का। ठीक है, अभी महंगाई इतनी हो गई तो 1000-2000 में मिलता है, 500-600 में मिल सकता है, तो चलो ठीक है। अब आप इसी वॉश बेसिन को अलग अलग ब्रांड का देखें, अलग अलग ब्रांड का। आपने बहुत सारे ब्रांड्स का नाम सुना होगा जो सेरेमिक मटेरियल्स बनाते हैं। तो उस ब्रांड का, जैसे जगुआर वगैरह, आपने ऐसा बहुत कुछ सुना होगा इस तरह का। पैरीवेयर सुनते ना, हिंडवेयर, पैरीवेयर, जगुआर, बहुत तरह की ऐसी चीजें होती है, उस पे जाना नहीं है। आप अलग अलग ब्रांड पे जाओ, और इटली इसके लिए ज्यादा फेमस है, इटालियन ब्रांड्स। तो जब आप देखेंगे तो इसी का कॉस्ट वो 500 रुपए से शुरू होगा। ये कितने का भैया? तो 10,000 का। ये कितने का? तो 25,000 का। ये कितने का? तो 50,000 का। ये कितने का? 1 लाख का। अरे भैया हाथी तो धोना है, 5 लाख का वॉश बेसिन, हाथी तो सब में धोना। तो मटेरियल खास बात क्या है साहब? तो ये वाला तो नॉर्मल है सर, ये वाला को देखिए सर, इसमें स्क्रैच लगाइए, स्क्रैच मारिए, स्क्रैच नहीं आएगा सर। ये वाले को देखिए, इस पे गंदगी नहीं बैठेगा सर। ये वाले को देखिए, हथौड़ा मार के दिखाया है सर, ये टूटेगा नहीं, ये स्क्रैच प्रूफ है, इसको आप तोड़िए तो टूटेगा नहीं जल्दी, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, समझ रहे ना, इसकी शाइनिंग ज्यादा है, इसमें डस्ट नहीं आएगा। सबकी खासियत अलग अलग। क्यों हो गई खासियत अलग अलग? अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को खोजा गया कि हम क्या इसमें मिलाएं कि ये मटेरियल अब स्क्रैच प्रूफ हो जाए। इसमें क्या मिला है कि ये मटेरियल अब एक जनरल फोर्स आने पर ये टूटेगा नहीं। तो ये कब आया? जब एक नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ। लोगों ने Al2O3 ढूंढा, Al2O3 कोरेंडम बोलते हैं। तो लोगों ने Al2O3 ढूंढा, बनाया। अब उस Al2O3 को अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया। तो ग्लास, जो सबसे सॉफ्ट चीज है, जिसको छूने पर बड़ा सॉफ्टनेस महसूस होता है, ग्लास, आप ग्लास में स्क्रैच बड़ा इजी आता है। अब अगर आप कोई अच्छे ब्रांड की घड़ी, जैसे एक रेडो एक ब्रांड होती है, ओमेगा एक ब्रांड होती है, इंटरनेशनल स्विस ब्रांड है, इनकी घड़ियां 5 लाख 10 लाख की भी आती है, सस्ती भी आती है, ऐसा नहीं है, 1-2 लाख की भी आती है।
मेरे हाथ की तरफ नहीं देखिए, हालांकि वही है लेकिन मत देखिए। तो इनके ग्लास में क्या खास बात होती है कि Al2O3 इनके ग्लास के मटेरियल में मिलाया जाता है। तो आपका ये वॉच अगर 20 साल भी हो जाएगा और आप इसको रोज दीवार पे रगड़ेंगे भी, तब भी ये स्क्रैच प्रूफ होगा, स्क्रैच नहीं आएगा। आपने बहुत सारे मोबाइल में भी देखा होगा। तो एक छोटे से ग्लास का कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने Al2O3 ढूंढा और कोरंडम को ग्लास में मिलाया, कोरंडम इसको स्क्रैच प्रूफ बनाया। B4C लोगों ने बनाया, तो शुरुआत में B4C का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट में कर दिया गया, बुलेट भी उसको नहीं क्रॉस कर सकता है, पार कर सकता है। फिर B4C की जगह दूसरी चीजें आ गई उसमें, वो अलग मैटर है, बाद में डिस्कस होगा। समझिए, इलेक्ट्रॉन के आने के बाद दिखाइए ना सर दीवार पे भाई तुम्हारे कैमरे के सामने दीवार नहीं है, बोर्ड है। हम दीवार पे जाके रगड़े भी तो तुमको दिखाई नहीं देगा, हम कैमरा तो घुमाने नहीं जाएंगे ना यार। आओ कभी हवेली पे दिखाएंगे रगड़ के, तुम्हारे सर पे रगड़ेंगे, नाक मुंह कान जहां जहां बोलोगे हर जगह रगड़ के दिखाएंगे, और स्क्रैच नहीं आएगा। या ऑफलाइन में कभी मिलना दिखा देंगे। तो चलो आप चला जा। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बातचीत हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चीज ढूंढा गया जिसके कारण केमिकल रिएक्शन इजी हुआ, केमिकल रिएक्शन को समझना इजी हुआ, नए नए सब्सटेंस का बनना इजी हुआ, और सब्सटेंस बनने के कारण दुनिया बदल गई। छड़ देखते हैं आप, तो आप किसी पुराने मकान को टूटते देखिए, जो 50 साल पहले कोई मकान बना हो, आप उसको टूटते देखिए, आप देखिएगा उसकी छड़ें सड़ गई, रस्ट कर गया, जंग लग गया। और आपने दुबई वाली सबसे वो ऊंची वाली बिल्डिंग आपने सुनी है, कोई खलीफा क्या नाम है उसका, जो भी है, उस बिल्डिंग को 1000 साल बाद भी अगर टूटना हो ना, तो उसके छड़ में रस्ट नहीं आएगा। आप सोचिए लोगों ने क्या मटेरियल बनाया, उसमें मिलाया कि इतनी ऊंची इमारतें बना ली। हाँ भाई साहब, पता है बुर्ज खलीफा। तो कितनी ऊंची इमारतें बनी, ये बनी कैसे? अगर वो छड़ में ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, अगर वो छड़ एंटी रस्ट नहीं बनेगा, जंग प्रूफ, जंग रोधक जिसको आप बोलते हैं, तो इतनी ऊंची इमारतें नहीं बन सकती। उस छड़ में मैलेबिलिटी है, अगर वो मैलेबिलिटी नहीं होगी तो छड़ झटके पर मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा जगह से। तो आपने सुना TMT सरिया, बड़ा एडवर्टीजमेंट आते रहता है। तो एक्चुअली ये है क्या, आयरन में टेट्रामिथाइल नाम का कंपाउंड मिलाया गया। इसको मिलाने से दो फायदे हुए, एक आयरन मेलेबल हुआ, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, आयरन की ब्रिटेबिलिटी कम हुई, मतलब टूटने का नेचर कम हुआ और मुड़ने का नेचर अच्छा हुआ, और दूसरा क्या फायदा हुआ, एंटी रस्ट हो गया। साइंस इलेक्ट्रॉन की वजह से बदला है, और ये छड़ बड़ा सिंपल चीज है छड़, लेकिन इसने आपकी दुनिया बदल दी है, आपको भी पता है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं, उसी पर फ्लोर दर फ्लोर बना रहे हैं। इस छड़ का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और वो सब इलेक्ट्रॉन और उसके वजह से बने हुए कंपाउंड्स की वजह से। तो हर चीज में ऐसे ही तरक्की है। हम हर चीज की क्वालिटी में अब वेरिएशन, आज के डेट में आप देखिए तो उसके प्रकार, टाइप्स बहुत सारे, कोई भी चीज खरीदने जाओ उसके टाइप्स बहुत सारे, रेंज बोलते हैं इसको, आप बोलते हैं ना। तो ये अलग अलग तरह के कंपाउंड्स के डिस्कवरी के कारण, खोज के कारण इंसानों ने बनाया, उसके वजह से। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, बहुत यूनिक बात है ये अपने आप में, इलेक्ट्रॉन को खोजना, और उसके लिए नोबेल प्राइज मिला। प्रोटॉन की डिस्कवरी भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन उसी का एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बदलाव किया गया एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन मतलब विस्तार, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट उसी एक्सपेरिमेंट का विस्तार है।
एक्सटेंशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का एक्सटेंशन है, विस्तार है, ठीक है। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बॉम्बार्डमेंट ऑफ बम्बारी ऑफ एल्फा पार्टिकल्स, गोल्ड फॉइल नहीं बोल दीजिएगा, ऑन बेरिलियम और लाइट न्यूक्लियस, लाइट मतलब हल्का, गोल्ड फॉइल मत बोल देना बदमाश, सब चौपट हो जाएगा, ठीक है। वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी। तो हमने डिस्कवरी में लिखा, एक्सपेरिमेंट में लिखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। क्या है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, अभी को हटा दें इसको। प्रोटॉन की डिस्कवरी भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही है, उसी का एक्सटेंशन है, विस्तार है। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो बॉम्बार्डमेंट है अल्फा पार्टिकल का। अल्फा का कण आपने सुना होगा, हीलियम प्लस प्लस, उसको बॉम्बार्ड किया गया था न्यूक्लियस पर। वो नहीं है, किनका, गोल्ड फॉइल वाला अलग था, याद करें, दोनों अलग अलग चीज है। वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अलग था और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वो अलग था। और ये वाला न्यूट्रॉन डिस्कवरी अलग है, दोनों अलग अलग है। हालांकि दोनों में अल्फा से ही बमबारी की गई है। इसमें अल्फा को फेंका गया है गोल्ड पर, एयू मेटल पर, और इसमें अल्फा को फेंका गया है बेरिलियम के न्यूक्लियस पर, ठीक है। अल्फा हीलियम प्लस प्लस को बोलते हैं, हीलियम प्लस प्लस आयन को अल्फा बोलते हैं हम लोग। तो हीलियम प्लस प्लस आयन को फेंका गया है किस पर, बेरिलियम के न्यूक्लियस पर, या बेरिलियम जैसे हल्के एटम, जैसा लिथियम, जैसा बोरॉन। तो बेरिलियम की तरह हल्के एटम के न्यूक्लियस पर बमबारी की गई थी, बॉम्बार्डमेंट। तो न्यूक्लियस से टूट टूट के बाहर निकला कौन, न्यूट्रॉन। ऐसा ही करने पर यहां से टूट टूट के बाहर निकला कौन, न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ ना। जब इस पर हिट किया गया किससे, अल्फा से, न्यूक्लियस पर, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है, यहां पे बेरिलियम न्यूक्लियस, ठीक है। और इसी चीज के बारे में पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने अपने क्लास में इस चीज को स्टूडेंट्स को बोला कि यार एटम का जब मास हम मेजर कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास है उसका योग सम होना चाहिए एटम का मास, क्योंकि इनके समय तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही डिस्कवरी हुआ है। लेकिन जब हम वे करते हैं न्यूक्लियस को तो हर बार देखते हैं कि जो प्रोटॉन का मास है उससे काफी ज्यादा मास है न्यूक्लियस का। तो आखिर कोई तो ऐसा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर छुपा हुआ है। तो इन्हीं के हिंट पर उनके स्टूडेंट्स ने काम बढ़ाया, चैडविक ने काम बढ़ाया और उसको ढूंढ करके निकाला न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो क्लियर है, पहला हमने लिखा डिस्कवरी, ईयर ऑफ डिस्कवरी आपको याद रखना है। काफी बड़ा फासला है न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। और एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब, एक्सटेंशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, और ये बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम और लाइट न्यूक्लियस। लाइट मतलब हल्का। अगला आ जाइए, तीनों के चार्ज पर बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअल चार्ज, वास्तविक चार्ज। आइए, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज आपने सुना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। वन पॉइंट सिक्स इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब। किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का। चार्ज का एसआई यूनिट होता है ना कूलम्ब, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, जल्दी से कोई बताओ चार्ज का सीजीएस यूनिट। देखिए कोई बता पाते हो कि नहीं। चार्ज का सीजीएस यूनिट हाँ, स्टैट कूलम, गुड अमन। स्टैट कूलम, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम लोग बोलते हैं, स्टैट कूलम या ईएसयू बोल लीजिए, वो एसआई यूनिट होता है, ईएसयू, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट बोलते हैं हम लोग, ये स्टैट कूलम भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज को अगर आप पी से लिख दो तो ये भी इतना ही होता है। एक चीज आप ध्यान रखें, प्लस और माइनस चार्ज में ना लगाए, समझ गए ना। इस वैल्यू में ना नेगेटिव बोले और इस वैल्यू में ना पॉजिटिव बोले,
क्योंकि एक्चुअल चार्ज में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। नेगेटिव पॉजिटिव उसके नेचर के लिए हम लोग साइन देते हैं, वो कोई वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव तो एक मैथमेटिकल टर्म है जो मान लिया गया, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऑपोजिट नेचर के लिए हम लोग माइनस और प्लस हमने साइन रख दिया है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्लस मान ले तो अपने आप प्रोटॉन का चार्ज माइनस माना जाएगा। इसीलिए चार्ज में कभी भी माइनस और प्लस नहीं लिखना। अब बहुत सारे आगे चल के फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। किसी भी फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस में नहीं रखेंगे वैल्यू को। किसी भी फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन के चार्ज वैल्यू को नेगेटिव साइन से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे अपन, वैल्यू पुट करेंगे। और न्यूट्रॉन के चार्ज के लिए आप लिखेंगे 0। तो आप इसको बोलते हैं, ध्यान से, अब दो बातें न्यूट्रॉन में। एक बात है न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। और एक बात है न्यूट्रॉन इज नेट न्यूट्रल। नहीं समझे? दो पॉइंट हमने लिखा, दोनों में से कौन सी बात सही है? हमने लिखा न्यूट्रॉन इज नेट न्यूट्रल और हमने लिखा न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ये उतना सही नहीं है जितना ये सही है। न्यूट्रॉन नेट न्यूट्रल है। अब इस कहानी को समझे ध्यान से। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का भी जो स्ट्रक्चर है वो एटम के तरह ही है। ये भी आगे आप जाकर के न्यूक्लियर केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ेंगे, पढ़ना है आप। तो न्यूट्रॉन भी एटम की तरह है। मतलब जैसे एटम में बाहर एक नेगेटिव चार्ज है, लेयर इलेक्ट्रॉन, और अंदर बीच में पॉजिटिव चार्ज है और दोनों बंधा हुआ है, न्यूट्रल है। उसी तरीके से न्यूट्रॉन का भी स्ट्रक्चर मिला जुला करके ऐसे ही होगा। अच्छे से सुनेंगे क्या मतलब है। मॉडर्न साइंस में ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रॉन के बाहर में नेगेटिव चार्ज है और अंदर में पॉजिटिव चार्ज है। क्या बोला हमने? न्यूट्रॉन के बाहर में नेगेटिव चार्ज है और अंदर में पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से सुनेंगे। देखिए मॉडर्न साइंस में न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा कंसीडर किया गया। बाहर में नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मत बोलिएगा आप। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस नेगेटिव चार्ज को क्या नहीं बोलना है लोग? इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना। अरे हर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और हर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन थोड़ी ना होता है यार। Na+ ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है। तो हर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नहीं होता और हर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन थोड़ी ना प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है तो। पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। हमने बोला पिछले क्लास में बताया आपको, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिट्रॉन सबसे पहला एंटी पार्टिकल जिसका खोज हुआ, एंटी पार्टिकल या कह लीजिए कि अदर देन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो सबसे पहला पार्टिकल ढूंढा गया वो क्या था? पॉजिट्रॉन। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो हर नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना है और हर पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन नहीं बोलना है। तो बाहर में नेगेटिव चार्ज है और अंदर में पॉजिटिव चार्ज है। ये आपस में मजबूत फोर्स से बंधे हुए और ये एटम के तरह ये मोबाइल नहीं है, स्टैटिक है। समझ में आया कुछ? ये क्या है इस बार? स्टैटिक है। ये क्या है इस बार? स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ। जबकि एटम में क्या है? ये मोबाइल है। यही अंतर है एटम और न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर। तो ये न्यूट्रॉन, ध्यान से आराम से समझिए, हाँ छोटू एटम छोटू एटम हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मॉडर्न साइंस में एक न्यूट्रॉन का जो स्ट्रक्चर समझा जाता है या समझाया जाता है वो ऐसे कि बाहर में नेगेटिव चार्ज का लेयर और अंदर में पॉजिटिव चार्ज कोर आपस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए हैं और कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन न्यूट्रल है। दिस इज ओवरऑल कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है। समझ में आया? इसीलिए हमने लिखा नेट न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं लिखा। क्लियर हुआ? आप चाहें तो इस न्यूट्रॉन को तोड़ सकते हैं, इस न्यूट्रॉन को तोड़ सकते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को टकरा के, कॉलिजन करके।
या और भी बहुत सारे उपाय हैं। तो बहुत सारे उपाय लगा के इस न्यूट्रॉन को तोड़ा जा सकता है, किसमें? नेगेटिव चार्ज में और पॉजिटिव चार्ज में। इस न्यूट्रॉन को तोड़ा जा सकता है नेगेटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज में, और जब तोड़ेंगे तो इसके साथ कुछ न्यूट्रल चार्जेस भी आएंगे, पार्टिकल्स। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये न्यूट्रॉन को तोड़ा जा सकता है, दो न्यूट्रॉन को टकरा के बहुत हाई वेलोसिटी से, या और भी बहुत सारे उपाय हैं, उपाय पर नहीं जाना है। तो जब ये टूटेगा, तोड़ा जाएगा इसको, तो नेगेटिव चार्ज निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी निकलेंगे। जैसे एटम को अलग अलग निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन, और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन निकलते हैं। इसीलिए ये छोटू एटम की तरह है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे इस तरह से कि मॉडर्न केमिस्ट्री में न्यूट्रॉन को माना जाता है कि वो पॉजिटिव चार्ज कोर और नेगेटिव चार्ज लेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो नेट न्यूट्रल है। ठीक है, आ जाइए, मैं यहां पे चीजों को लिखता हूं ठीक से, कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। इन मॉडर्न साइंस ए न्यूट्रॉन is supposed to be composed of positive charge core which is surrounded by a thin layer of thin मतलब पतला layer of negative charges which को इट लिख दीजिए दो बार, इट मेक्स न्यूट्रॉन ओवरऑल न्यूट्रल। अब आप एक बार सेंटेंस को अच्छे से पढ़ ले। हमने क्या लिखा? हमने लिखा है, लोग अच्छे से पढ़ ले। इन मॉडर्न साइंस अ न्यूट्रॉन इज सपोज्ड, सपोज्ड मतलब माना गया, टू बी मतलब है। ठीक है, तो मॉडर्न साइंस में न्यूट्रॉन को माना गया कि ये है कंपोज्ड, बना हुआ। न्यूट्रॉन बना हुआ है किस चीज से? पॉजिटिव चार्ज कोर। कोर मतलब अंदर को हम लोग कोर बोलते हैं। शुरुआत में कभी कभी हिंदी लिख देता हूं, फिर बाद में आपको आदत पड़ जाएगी, आप खुद नहीं बोलोगे। तो मॉडर्न साइंस में न्यूट्रॉन को माना गया कि वो बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज अंदर में, कोर विच इज सराउंडेड, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, जो कि घिरा हुआ है किससे? एक थीन मतलब पतला, लेयर मतलब परत, एक पतले परत से। किस चीज का? नेगेटिव चार्ज को, जो कि बनाता है न्यूट्रॉन को कुल मिलाकर क्या? न्यूट्रॉन। कभी एक्सपेरिमेंट कीजिए ना सर इन सब चीजों का क्लासरूम में। हाँ भैया, न्यूट्रॉन ले और तुम्हारे सर पे हम ठोकें कभी ला करके, बड़ा अच्छा है। ये न्यूट्रॉन ना हुआ है, रोहू मछली हो गई, लेके पकड़ के उठाओ, पानी से निकालो, डुबो। तो न्यूट्रॉन का ये। अब आइए बढ़िया से अच्छे सीखिएगा। एटम की स्टेबिलिटी में, एटम की स्टेबिलिटी में, या कह लो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा रोल किसका है? न्यूट्रॉन का। कैसे? दो प्रोटॉन जो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, विकर्षण बल जो उन दोनों के बीच लग रहा था, उसको पूरे तरीके से तहस नहस कर देता, समाप्त कर देता। कौन? न्यूट्रॉन। कहां पे आके? बीच में आके। क्लियर है? तो आप इस तरह से लिखेंगे पॉइंट में यहां पे, इट इज न्यूट्रॉन which is entirely responsible for neutralize, oh sorry, हाँ ठीक है चलो रहने दो, for neutralization of interproton repulsion inside the nucleus।
ये वो न्यूट्रॉन ही है, इट इज न्यूट्रॉन विच इज इंटायरली मतलब पूरे तरीके से, ये न्यूट्रॉन ही जो पूरे तरीके से जिम्मेदार है किस चीज के लिए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इंटर प्रोटॉन रिपल्सन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के रिपल्सन को उदासीन करने के लिए, समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर कौन पूरे तरीके से जिम्मेदार है, न्यूट्रॉन। कैसे जिम्मेदार है देख लो, अगले पेज में दिखा देता हूं ध्यान से। ये प्रोटॉन था और ये प्रोटॉन था, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर आपस में जबरदस्त एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, FR, समझ रहे ना। तो ये कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता था न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रही है कहानी। अब हमने क्या बोला दोस्त, हमने बोला इन दोनों के बीच में, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में, ठीक से सीखिएगा, कौन आ गया, एक न्यूट्रॉन। ठीक से, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन कौन है, क्या है, न्यूट्रल। अब सोचो इसके बाहर में क्या है, नेगेटिव चार्ज, बाहर में क्या है, नेगेटिव चार्ज, और अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब सोचिए, ये ना सिर्फ दोनों के रिपल्सन को एक दूसरे के ऊपर से खत्म कर दिया, अब ये इसको रिपेल नहीं कर पा रहा है और ये इसको रिपेल नहीं कर पा रहा है, एफ रिपल्सिव काफी कम हो गया, वो तो खत्म हो ही गया, उल्टा ये इसको बांध रहा है और ये इसको भी बांध रहा है। अब अट्रैक्टिव फोर्स लग गया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना बाहर और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। तो दो बातें हमने बताई यहां पे आपको, क्या क्या, न्यूट्रॉन क्या क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। रोल ऑफ न्यूट्रॉन, एक, डिक्रीजेज इंटर प्रोटॉन रिपल्सन, इंटर प्रोटॉन मतलब इंटर जब भी लग गया उसका मतलब होता है बीच के बीच में, इंटर का मतलब हुआ के बीच में, तो एक डिक्रीज है इंटर प्रोटॉन रिपल्सन, एक तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का रिपल्सन खत्म करता है, और दूसरा साथ में ये क्या करता है, इट बाइंड्स स्ट्रांगली, वेरी लगा दीजिए तो और बेहतर है, इट बाइंड्स वेरी स्ट्रांगली प्रोटॉन्स। इसी को आप न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। अभी किसी ने पूछा था थोड़ी देर पहले। तो न्यूट्रॉन का काम वही एक टीचर वाला हाल है, एक टीचर क्लासरूम में ना आपके आपस के झगड़ों को खत्म करते हैं, ना आपस के अनुशासनहीनता को समाप्त करते हैं, ना सिर्फ आपके एनर्जी को बर्बाद होने से बचाते हैं, बल्कि अगर टीचर नहीं है तो आपस में आप बात करेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, समझ रहे ना, या लड़ेंगे, तो सिर्फ इन फोर्सेस को नहीं खत्म करते हैं, उसके अलावे एक टीचर क्या करते हैं, आपको बांधते हैं, आपके एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करवाते हैं, आपको दिशाहीन बनने से ही सिर्फ नहीं रोकते हैं, आपको एक सही दिशा पे ले भी जाते हैं। तो आज से टीचर नहीं हुए, न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन सिर्फ दो प्रोटॉन के बीच के रिपल्सन को ही कम नहीं करता है, बल्कि अपने नेगेटिव चार्ज जो बाहर में है उसके थ्रू प्रोटॉन को बांधता भी है। और यही कारण है कि सारा प्रोटॉन दब के अति छोटे वॉल्यूम, एक्सेसिवली स्मॉल वॉल्यूम में एकोमोडेट कर गया, अट गया, एडजस्ट कर गया। समझ में आई चीजें, हाँ या ना बताइए पहले। किसी ने पूछा सर न्यूट्रॉन के अंदर के पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, उसका बाहर का नेगेटिव चार्ज जो बाहर में लेयर है, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। यही कारण है कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल। क्योंकि मतलब क्या है यहां पर, फिर से लिख देता हूं, ड्यू टू, थोड़ा हटाओ फिर से क्या लिखना,
किसके वजह से एक्सट्रीमली स्मॉल? ये बांधता जो है काफी स्ट्रांगली प्रोटॉन को, इसी फोर्स की वजह से वो बहुत छोटा हो जाता है। और एक बात बताता हूं हैरानी की, एक बात और बताता हूं हैरानी की बात, अच्छे से सीखें, शायद आप चौंक जाएं। शायद आप चौंक जाएं। आराम से, और छोटा हो जा भाई थोड़ा सा। देखिए क्या, यहां तक कि एक बड़ी अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं, रेडियस ऑफ अ फ्री प्रोटॉन, रेडियस ऑफ अ फ्री प्रोटॉन is larger than radius of nucleus. That is combination of proton and neutron. चौंकने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। प्रोटॉन को एक जो, आराम से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। न्यूक्लियस के, आराम से, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन। तो आप किसी को जाके ये बात बोले कि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और प्रोटॉन बड़ा है न्यूक्लियस छोटा है, कोई मानेगा? बोलेगा पगला उगला गया है बे। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, तो कोई ये बात मान सकता है कि प्रोटॉन बड़ा है न्यूक्लियस छोटा है? लेकिन ये सच कैसे? अगर वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, अगर वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, अगर वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, बाहर है, फ्री है, अकेला है, फ्री अकेला है, और अब अगर वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में आ गया, तो हमने क्या बताया, इतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी है दबाव फोर्सेस के कारण कि वो इतना छोटा हो गया सिकुड़ के, इतना छोटा हो गया सिकुड़ के, कॉन्ट्रैक्ट करके, कि न्यूक्लियस छोटा हो गया जिसमें कि ढेर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो छोटा हो गया और ये बड़ा रह गया एक अकेला प्रोटॉन। समझ में आई चीजें? इसको और समझना हो तो ऐसे समझो, गाजर, मूली, बंदा गोभी, कैबेज, गोभी, चावल, दाल, नमक, घी, तेल, मिर्च, मसाला, प्याज, आलू, पानी, दूध, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें, आइसक्रीम, चॉकलेट, सब कुछ। सर ये क्या बोले जा रहे हैं आप? इन सबको जमा करो, सोचो कितना बड़ा वॉल्यूम एक जगह रखोगे तो लेगा। ये सब तुम पेट के अंदर एक छोटे से वॉल्यूम में संभाल लिए वो सब तुम्हारे अंदर एक छोटे वॉल्यूम में चला गया ना। जो ज्यादा वॉल्यूम में था, करेला छूट गया सर छूट तो गया बेटा बहुत कुछ, गाली भी छूट गई वो भी तो लेके अंदर में बैठा हो लात जूता सब छूट गया बेटा, वो भी तो अंदर लिए बैठे हो। तो ये सारी चीजों को आप क्या करते हैं, मतलब अंदर में है हमारे, कैसे है, कोई फोर्स है जो उनको डाइजेस्ट किया, मतलब उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, इतने बड़े चीजों को कुछ छोटे चीजों में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल वही बात है, एक फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इतना जबरदस्त बांधा कि जो काफी बड़ा बड़ा स्फीयर था वो सिमट के छोटा छोटा हो गया। तो रेडियस जो है एक फ्री प्रोटॉन, अब सोचिए, इससे अंदाजा लगाइए कि न्यूट्रॉन का कितना जबरदस्त रोल है। एक तो ये क्या कर रहा है, दोनों के रिपल्सन, बीच प्रोटॉन के रिपल्सन को कम कर रहा है, और दूसरा ये बहुत स्ट्रांगली बांधता है उल्टा, किसको, प्रोटॉन को। तो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो ओवरऑल किसके कारण है, न्यूट्रॉन के कारण है। हमने आपको पिछले पेज में यही बताया। मैं इसको बंद कर रहा हूं यहां पर, पेज को क्या लिखा हमने, एक्चुअल चार्ज में लिखा कि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज ये है, प्रोटॉन का एक्चुअल चार्ज ये है, न्यूट्रॉन का 0 है, लेकिन न्यूट्रॉन एक्चुअली नेट न्यूट्रल है।
लेकिन मॉडर्न साइंस में न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर को माना गया है कि बाहर नेगेटिव चार्ज का लेयर है, अंदर पॉजिटिव चार्ज का कोर है, और जब ये टूटेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अलग होंगे, और न्यूट्रल पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन नहीं है। बहुत सारे चार्जेस हैं, आप पढ़ेंगे बाद में, इस पर अभी ज्यादा फोकस नहीं करना। तो इस तरह से हमने लिखा कि ये न्यूट्रॉन ही है जो कि पूरे तरीके से जिम्मेदार है इंटर प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के रिपल्सन को समाप्त करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर, और उल्टा उसको बांध के उसके वॉल्यूम को छोटा करता है। तो हमने डिस्कस किया है चार्ज को 3 नंबर में चार्ज। 4 नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपको रिलेटिव चार्ज, तुलनात्मक चार्ज। आराम से, बस आखिरी 10 मिनट और बचे। रिलेटिव चार्ज, यहां पेज नंबर 8 लगा देता हूं। जब आप चार्ज कंपेयर करें, कुछ डाउट लिखा है शिवांगी ने, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो सर पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करके न्यूक्लियस को ब्रेक न कर देना चाहिए। वही तो मैं समझा रहा हूं शिवांगी। उम्मीद है अब आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो रिपल्सन होता, उसको बीच में न्यूट्रॉन आकर के क्या कर दे रहा, समाप्त कर दे रहा। इसीलिए एटम की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यही वजह है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए जरूरी होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसीलिए यह जरूरी होता है कि प्रोटॉन की जो संख्या है उससे ज्यादा होने चाहिए किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ताकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के रिपल्सन को समाप्त किया जाए। ठीक है, यही तो मैं तभी से समझा रहा हूं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्सन को न्यूट्रॉन बीच में आके समाप्त करता। दो मैग्नेट आपस में रिपेल कर रहे होते हैं, तो आप न्यूट्रल पेज को, कॉपी के पेज को या कॉपी को लाके रख देते हो तो क्या होता है, रिपल्सन समाप्त होता है ना। तो न्यूट्रॉन बीइंग अ न्यूट्रल पार्टिकल, सबसे तो पहले ये पूरे तरीके से डिमिनिसेज, ये घटाता है इंटर प्रोटॉन रिपल्सन को, और दूसरा इट स्ट्रांगली बाइंड्स प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन को उसके बाद बांधता भी। ठीक है शिवांगी, क्या डाउट क्लियर हो गया आपका, बता दीजिए। हाँ, यस सर। आइए ध्यान से, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स हम लोग बोलते हैं, हालांकि न्यूक्लियर फोर्स का एक डेफिनेशन होता है, अभी उतना पे नहीं जाते। चलिए आइए, तो हमने लिखा है यहां पर रिलेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चूंकि चार्ज बराबर और नेचर ऑपोजिट है, तो इसमें आप हंसी खुशी -1 + 1 लगाइए और ये 0 रह गया। तो आपने देखा कि चार्ज पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर है, लेकिन रिलेटिव चार्ज डिफरेंट है, नहीं है। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर है, लेकिन रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर नहीं है। एक -1 है और एक +1 है, जबकि चार्ज बराबर है। चार्ज वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, आ जाइए। इसके बाद एक और पॉइंट है मास, एक्चुअल मास, वास्तविक मास। इलेक्ट्रॉन के मास का वैल्यू आपने 9/10 में पढ़ा है, अगर नहीं याद है तो आपको याद रहना चाहिए आज और अभी के तुरंत बाद से। 10⁻31 किलोग्राम किसका मास, इलेक्ट्रॉन का। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का मास 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। आज अभी और इसी वक्त के बाद से आपको
यूट्यूब पर रील्स, इंस्टाग्राम पर रील्स देखने की जगह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव प्रॉपर्टीज को याद कर ले, देख ले कि कहां पर क्या आपसे स्लिप हो रहा है, सारे वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए। और न्यूट्रॉन का भी मास इतना ही होता है जितना प्रोटॉन का, थोड़ा सा ज्यादा, नाम मात्र का ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। फिर भी अगर स्ट्रिक्टली पूछा जाए कि कौन ज्यादा है तो बोलोगे न्यूट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो आप अगर इन तीनों को कंपेयर करते हो तो आपको क्या दिख रहा है यहां से, इन तीनों को अगर कंपेयर करते हो तो क्या दिख रहा है, ठीक से देखिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है करीब करीब, 10 टू द पावर -27, 10 टू द पावर -27, और ये 10 टू द पावर -31 है। इतना तो आपको पता ही है, अगर आप बायो के हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि पावर जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना कम होगा, छोटा होगा, तो ये काफी छोटा होगा न्यूट्रॉन के मास से, सॉरी इलेक्ट्रॉन के मास से, है ना। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बराबर और इलेक्ट्रॉन का मास उससे काफी छोटा। कितना छोटा, तो आपने 9/10 में रेशियो लिया था, मास ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का मास है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, और ये रेशियो 1836:1, 1836:1 आया था। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि हमारा जो प्रोटॉन है वो 1836 गुना भारी है, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में। 1836 टाइम्स भारी होना ये कोई मजाक नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपसे 1836 गुना भारी क्या होता है तो जान लीजिए तकरीबन 50 हाथी, 50 एलिफेंट्स, 50 हाथियों का वजन आपसे 1836 मतलब तकरीबन 2000 टाइम्स ज्यादा है। तो आप सोच के देखिए 50 हाथी आपके साथ एक बार आ जाए, 1836 हमने लिखा, इतना हाथी एक बार आपके ऊपर गिरे तो आप बिना पासपोर्ट और वीजा के सीधे सीधे इंडिया के नीचे ट्रेवल अंदर अंदर करते करते यूएस पहुंच जाएंगे। तो समझिए कि स्ट्राइकर जो कैरम बोर्ड पर आप देखते हैं जो 2 गुना 3 गुना भारी होता है और जिससे आप एक बार मार देते हैं तो हमारी गोटियां जो 2-3 गुना हल्की होती है वो कैरम पर 2-3 राउंड लगाते रह जाता है। सोचे अगर 2000 टाइम्स हैवियर स्ट्राइकर रखा जाए तो क्या होगा। आपने देखा होगा कि कैरम में आप खरीदे होंगे अगर कभी, तो एक बड़ा वाला स्ट्राइकर देता है जो गेम में अलाउड नहीं है लेकिन हम लोग खरीदते हैं उसको, एकदम भारी वाला। तो वो करीब करीब आपके गोटियों से 10 गुना तो मिनिमम भारी होता है। तो आप बोर्ड पर सजा के सारी गोटियों को देखते रहते हैं और प्लान करते रहते हैं, अच्छा एकदम पूरा प्लान बना लेते हैं, अगली बार जब मेरा टर्न आएगा ना तो इसको यहां से स्क्वायर पॉकेट, इसको रिबाउंड लेके, क्वीन तो कवर है, रानी तो अपनी है, वैसे भी फरवरी महीना चल रहा है, तो इसको यहां से ले, इसको मतलब 5-6 गोटियों को तो निपटा लेंगे, अंडर हैंड भी 1-2 दाएं बाएं दोनों ले लेंगे। है? सामने वाले को मिलता है वो भारी वाला स्ट्राइकर, वो बेचारा एक बार जोर से चलाता है जो आपकी गोटियों से 10-12 गुना भारी होता है, उसके बाद 5 मिनट तक आपका मुंह खुला रह जाता है। 5 मिनट तक आप मुंह खोल करके देखते रहते हैं, भैया हम कहां कहां गया, मेरा गेम बिगड़ गया, कौन सा कहां सोच रखे थे, मतलब आपका पूरा प्लान चेंज। सिर्फ क्या करने पर, वो हैवी स्ट्राइकर जो 10 गुना 12 गुना 20 गुना हैवी हो, उससे स्ट्राइकर से गोटियों को मारने पर। सोचिए अगर 2000 टाइम्स हैवियर स्ट्राइकर लेके इलेक्ट्रॉन को मारा जाए, मतलब प्रोटॉन लेके इलेक्ट्रॉन मारा जाए, तो जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग वो रिबाउंड लेते रह जाएगा बोर्ड पे। तो ये बहुत बहुत ज्यादा भारी हुआ, अनुमान लगाइए। हल्के में लेते हैं हम लोग 1836, अच्छा मैथमेटिकल टर्म याद रख लिया, तो याद ऐसे रखिए, आपकी तुलना में 50 हाथियों का वजन, एक प्रोटॉन का वजन कुछ ऐसा है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। यही कारण है कि अपन बोलते हैं कि एटम का सारा मास न्यूक्लियस में ही है, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन है और एक एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर है। तो जरा सोचिए कि प्रोटॉन ही उतना है और प्लस न्यूट्रॉन भी ऊपर से। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे इस चीज को कि दैट्स वाई
mass of electron is considered मतलब माना गया, negligible नगण्य माना गया, रिलेटिव टू किसकी तुलना में, रिलेटिव टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को माना गया नेग्लिजिबल, किसकी तुलना में, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बस 5 मिनट का काम है न्यूट्रॉन। और साथ में यह भी कि एटम का इंटायर मास कहां पे केंद्रित है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है? और ये रदरफोर्ड ने सबसे पहले समझाया था कि एटम का इंटायर मास न्यूक्लियस में केंद्रित है, लेकिन उस समय में न्यूट्रॉन नहीं था। अब तो न्यूट्रॉन के नजरिए से मैंने आपको समझाया। तो एक्चुअल मास आपने देखा। तो अगर मैं रिलेटिव मास एक टर्म लिख दूं, एक टर्म लिखूं मैं क्या, रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास में इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव, ध्यान से सुनेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 कर देता हूं, 1 यूनिट। क्यों कर दिया 1? क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है। तो इसकी वैल्यू 1/1836 हो जाएगी, और 1/1836 को आप अप्रोक्सीमेटली 0 ही बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 ही बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझेंगे अच्छे से। अगर मैं यहां पर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यहां मैंने लिखा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अच्छे से सीखिएगा प्लीज, पेशेंस रखें। मान लो कोई पार्टिकल है आई, नीचे लिखोगे रिलेटिव चार्ज, ऊपर लिखोगे रिलेटिव मास। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसी को बोलते हैं। ध्यान से, कोई पार्टिकल है आई, नीचे लेफ्ट साइड लिखा जाता है रिलेटिव चार्ज और ऊपर लिखा जाता है लेफ्ट साइड रिलेटिव मास। ठीक है? ध्यान से। तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, ई रिलेटिव चार्ज आपने किया -1, अभी आपने निकाला रिलेटिव चार्ज -1, और रिलेटिव मास आपने निकाला अप्रोक्सीमेटली 0। आप इसके लिए लिखेंगे P रिलेटिव चार्ज +1, आपने अभी किया रिलेटिव चार्ज +1 और रिलेटिव मास 1। और न्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे आप N रिलेटिव चार्ज 0 और रिलेटिव मास 1। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाना जाता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 0 यूनिट मास के साथ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उसमें मास नहीं है, वो रिलेटिव मास 0 है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाना जाता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड 0 यूनिट मास। प्रोटॉन जाना जाता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 1 यूनिट मास के लिए, और न्यूट्रॉन जाना जाता है 0 यूनिट चार्ज एंड 1 यूनिट मास। ये जो होता है, ये क्या हुआ दोस्त, ये रिलेटिव चार्ज और मास के नजरिए से बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और मैं बताऊं, देख लीजिए एग्जाम्पल पे। पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल है, क्या है, पॉजिट्रॉन। इसको आप एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का उल्टा, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है तो ये +1 हो गया और मास 0। तो मैंने वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया पॉजिट्रॉन का। पॉजिट्रॉन को आप एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हो, एंटी मतलब चार्ज उल्टा है। तो जरा सोचिए, अगर हम आपसे बोले कि एंटी प्रोटॉन का एक बार सिंबल बताओ तो, एंटी प्रोटॉन, तो आप बोलेंगे एंटी मतलब चार्ज उल्टा, चार्ज उल्टा। मतलब सर प्रोटॉन का चार्ज +1 है तो ये हो जाएगा -1 और ऊपर 1, समझे, ऐसे लिखा था। तो हमने आपको दिखाया एंटी मतलब, और 2 एग्जांपल लेकर के दिखाया कि कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है? अगला ये, अगर मैं दिखाऊं, तीनों का एक प्रॉपर्टी है स्पिन, वो तीनों का समान होता है, हाफ हाफ एंड हाफ। ये क्या होता है ये बाद में आप सीखेंगे,
स्पिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का सेम होता है, हाफ हाफ एंड हाफ। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी मैं दिखा दूं, स्पेसिफिक चार्ज। दिस इज चार्ज और मास का रेशियो। आराम से सुनिएगा, चार्ज इज टू मास रेशियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक चार्ज को डिटेल में करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आराम से। प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज P बाय मास ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 0 बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर से देख ले, अच्छे से देख ले, प्लीज प्लीज प्लीज, बस 2 मिनट के लिए आप पेशेंस लूज ना करें अपना। मैंने बोला स्पेसिफिक चार्ज को कंपेयर करते हैं। स्पेसिफिक चार्ज चार्ज नहीं होता है, ये चार्ज और मास का रेशियो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, मास Me लिखा हमने। प्रोटॉन का चार्ज P, मास हमने MP लिखा। और न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास हमने Mn लिखा। अब सोचिए, आपने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि E बराबर P, और आपने पढ़ा है कि Me से काफी ज्यादा है MP। तो सोचिए, न्यूमरेटर दोनों का समान है, अंश बराबर है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, भिन्न छोटा होगा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, क्योंकि E और P समान है। तो Me है छोटा और MP है बड़ा। इसीलिए स्पेसिफिक चार्ज की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक चार्ज इन तीनों में सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि चार्ज है समान, मास है कम, तो रेशियो हुआ ज्यादा। उसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे कम न्यूट्रॉन का, क्योंकि ये बेचारा तो 0 हो गया। ये हमारा स्पेसिफिक चार्ज का मामला। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आई होंगी। वैसे स्पेसिफिक चार्ज को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक ही बना करके उस पर बहुत सारी चीजें हम लोग लर्न कर लेंगे। 2 मिनट और, बस 1 मिनट, इसी बोर्ड पे एंड कर रहा हूं मैं। एक और पॉइंट आखिरी, साइज के बारे में मैं एक पॉइंट लिख देता हूं। पेज नंबर 10 है, ये 11 नहीं है, 10 है। साइज, इलेक्ट्रॉन के साइज के बारे में कोई कंफर्मेशन, कोई कमेंट नहीं है आज भी। इलेक्ट्रॉन के साइज को हम लोग इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। प्रोटॉन का साइज होता है 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, और न्यूट्रॉन का भी साइज होता है 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर। तभी तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि रेडियस ऑफ फ्री मतलब आइसोलेटेड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ये बड़ा है किससे? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से। क्योंकि ये कितना है? 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, और ये कितना था? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, स्पिन के बारे में भी कुछ हमने नहीं ज्यादा डिस्कस किया। वही एक सिंगल प्रॉपर्टी जो तीनों के लिए हाफ होता है, ये क्या होता है ये बाद में आप सीखेंगे। तो आज आप लोगों ने अच्छे से लर्न किया या नहीं, अच्छे से सीखे या नहीं, एक बार बता दीजिए जाते जाते। आज की ये चीजें कंप्लीट हो गई, एक बार आप कंफर्म कर दें कैसा रहा आज का लेक्चर आपके लिए, लर्निंग सेशन अच्छा रहा या नहीं। और अगर कोई कंफ्यूजन हुआ हो तो उसको तुरंत नोट्स से चीज़ों को से देख लें कि कैसे हो रहा है, और क्लियर करते चले। बड़ा आराम से पेशेंटली मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं। जहाँ इंग्लिश में, हिंदी में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक बार वीडियो को देखें, अच्छे से देख लें, नोट्स को देखें, और नोट्स पैरेलल में बनाएं। नोट्स को ज़्यादा दिन के लिए कभी भी ना छोड़े, सेम डे नोट्स को क्लियर करें। मतलब आज अगर आप इनऑर्गेनिक की लाइव क्लास कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो आज ही कोशिश करें कि आपके नोट्स भी बने। ऑनलाइन एजुकेशन का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाते। मतलब हम 10 मिनट वीडियो अभी देखे, 20 मिनट वीडियो अभी देखे, फिर कुछ वीडियोस बाद में देख ले, फिर बाद में, तो एक क्लास जो है ना हमारा कई दिन तक चले जाता है। इसलिए ऑनलाइन में कभी भी आपका सिलेबस अप टू द मार्क नहीं रह सकता। स्पेसिफिक चार्ज को नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से अच्छे से डिटेल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सब लोगों ने लिखा है कि हाँ अच्छे से समझ में आया। आपके रहते सर कोई नहीं समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या बात करते हैं। वेरी गुड, तो चलिए थैंक यू सो मच, और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, अच्छे से चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन करते हैं।
उम्मीद है आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो एक बार ले लें, मैं यहां पर आपको दिलवा दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं एक बार। लेते जाए। पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, that's it. Bye bye.